वेलकम फ्रेंड्स, चयनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप कुशल होंगे और इस कोविड काल में अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे। और ये भी आशा करता हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे होंगे, घर पर होंगे और सभी मानकों को अपना रहे होंगे, क्योंकि सुरक्षित रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार चर्चा करता हूँ, आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ये चयनगढ़ का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बहुत ऐसे नए बच्चे होते हैं जो हर क्लास में आते हैं और उन आने के साथ वो क्या करते हैं, वो परेशान रहते हैं एनसीईआरटी को लेकर। मैं भी ये जो कक्षा का जो सेशन है, ये सेशन एनसीईआरटी से मैं चला रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत बच्चे आते हैं, बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं और परेशान रहते हैं बार बार कि आखिर हम एनसीईआरटी को कैसे करें, किस प्रकार पढ़े। इससे जरूरी जो चीजें हैं उसको आपको देखने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए, चयनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए। आप वहां पर जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पर्सनलाइज कर लीजिए ताकि कोई भी अगर हम नोटिस भी देते हैं तो आप तक पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, जो बच्चे नए हैं वो एनसीईआरटी कैसे पढ़े, किस प्रकार उसका अध्ययन करना है, स्ट्रेटेजी क्या हो, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। एनसीईआरटी के सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उसमें मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। बार बार जब आप ये परेशान होते हैं या कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं कि हम इतना पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सफलता, हम सफल नहीं हो पा रहे, एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार की जो तमाम चीजें सभी स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, मन मस्तिष्क में आनी भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी भी है। थोड़ा सा दबाव जो है, प्रेशर होना बहुत आवश्यक है पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए और ऊर्जा के साथ पढ़ने के लिए। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप वो सेशन जाके देख सकते हैं और उससे आप लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे सामने ही, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, अभी आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पंक्चुअल है, वो लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एनसीईआरटी में पढ़ाऊँ। एनसीईआरटी पढ़ाने के साथ साथ मैं जो इनपुट्स देता हूँ, वो इनपुट्स होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं और एनसीईआरटी हमने अभी तक आपको बताया है कि क्लास 6, क्लास 6 और 6th 7th हमने कवर कर लिया है। क्लास 6 के 11th जो अध्याय है, चैप्टर, और एक इसमें समग्र अवलोकन, मतलब टोटल 12 वीडियो इसमें होंगे। 7th जो है वो हमने क्लास 7th भी हमने कवर कर लिया था, 10 वीडियो जिसमें भी 10 अध्याय इसमें भी है, और एक जो है हम समग्र भी बनाए नहीं लेकिन बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग 8th क्लास कवर कर रहे हैं, उसमें हमने चैप्टर जो है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 हमने कवर कर लिया है। और चैप्टर 7 जो है 7th का हमने पार्ट 1 कर लिया है, क्योंकि इसका एक पार्ट हमने बना दिया है और दूसरा पार्ट आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी भी जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, अभी तक का जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो तो इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नए हैं, वो इस पार्ट 2 को जरूर देखें। पार्ट 1 के लिए आप फिर से जाइएगा चयनगढ़ के प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी सेक्शन में जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपने क्लास 6 और 7th की भी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वीडियोज देख पाएंगे, और देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमने कवर कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम लोग 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, चैनगढ़ की टीम उपलब्ध है। आप मैसेज जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं मार्गदर्शन के लिए। और ये सारी सुविधा आपको हमने दी है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दिक्कत है जरूर कमेंट कीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे हिचकिचाते हैं पूछने में, तो उनसे मैं बता दूं कि आपको पढ़ना है तो आपको शर्म, हिचकिचाना इत्यादि छोड़ना होगा, औरों से तुलना आपको छोड़नी होगी। आप खुद मेहनत करें, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आप एक सीट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए एक सीट मान के आप तैयारी करें, आप जरूर सफल होंगे। और क्लास के दौरान आप पंक्चुअल रहें, क्लास अटेंड करते रहें, जिज्ञासु आप बने रहें। जिज्ञासा होगी तो आप आगे पढ़ाई के बारे में पूछते रहे। बहुत अच्छे कमेंट करके पूछते हैं क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उनसे मुझे खुशी होती है, कम से कम वो इतना तो अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में वो इतना ज्यादा अपने आप को झोंक चुके हैं, और ये वो है काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे हैं, और वो जो है लक्ष्य की प्राप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सफल जरूर होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसी आशा भी करता हूँ। ऐसे भगवान से मेरी ये भी है, मतलब भगवान से मैं ये निवेदन भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि उन बच्चों को भगवान जरूर सफलता की सीढ़ी प्राप्त करा सके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 सेक्शन। आप याद रखिएगा, पार्ट 1 ने कवर कर लिया था, तो पार्ट 2 में हम ज्यादा नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमने देशी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना जो शीर्षक है, उसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर दी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जब पूंजीवादी चरण में आएंगे, हालांकि वीडियो आप देख लेना जरूर,
क्योंकि उसमें ज़्यादा व्याख्या करके बताया, उसमें थोड़ा आपको बहुत ही थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि जब अंग्रेज आए थे तो व्यावसायिक चरण में जो है उनका उद्देश्य क्या था, अधिकाधिक जो है राजस्व का संग्रह करेंगे और उसको व्यापार व्यवसाय में निवेशित करेंगे। लेकिन पूंजीवादी चरण में जैसे ही वो पहुंचते हैं उनका लक्ष्य बदल जाता है, वो भारत को कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में बदलना चाहते हैं। और इसलिए क्या करेंगे, पहले जो शुरुआती चरण है व्यावसायिक चरण में, वो हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को कुछ बदलाव या प्रशासनिक खर्च से बचे रहेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, निरंतरता के तत्व को कायम रखेंगे, परिवर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे। उतना ही परिवर्तन करेंगे जितना उनको व्यापार व्यवसाय के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतना ही करेंगे। लेकिन इस चरण में क्या होता है कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है, पूंजी बहुत ज्यादा होता है, तो पूंजी का निवेश करना चाहते हैं, वो उद्योग धंधा का विकास होता है, तकनीकी का विकास होता है, तो जब प्रोडक्शन होता है, कच्चे माल उनको औपनिवेशिक देशों से मिल जाता है, जो वहां उपलब्ध है नहीं है, तो फिर औपनिवेशिक देशों में कच्चे माल की पूर्ति औपनिवेशिक देशों से करना चाहते हैं। इस क्रम में क्या करेंगे, वो भारतीय समाज, संस्कृति, इस सब में फेरबदल करेंगे, प्रशासन में जो परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन जो है औपनिवेशिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु होगा। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो हमारे संस्कृति के उद्गाता थे वो संस्कृति की बुराई करेंगे, कहेंगे कि हमारा अतीत बहुत ही महान था, लेकिन वर्तमान बहुत ही ज्यादा क्या है, वर्तमान में सुधार की जरूरत है, वर्तमान में हम लोग को अंग्रेजों द्वारा शासित होने की जरूरत है। अंग्रेज ही हमें, वो कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों का ये उद्देश्य है, ये ब्रिटिश लोगों को का ये दायित्व है कि ये भारतीय लोगों को शिक्षित बनाए, सभ्य बनाए। तो सभ्य बनाने का ठेका उन्होंने ले लिया, और सभ्य बनाने के क्रम में वो क्या करेंगे, हमारे समाज में परिवर्तन करें, हमारे संस्कृति में परिवर्तन करेंगे, हमारे धर्म में परिवर्तन करेंगे, आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन करें, राजनीतिक प्रणाली में जो भी है सिस्टम में अपने रूप परिवर्तन करेंगे। कारण क्या है कि उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये परिवर्तन बहुत ही ज्यादा समय हो जाती है, क्योंकि अगर ये परिवर्तन नहीं करेंगे तो अधिकाधिक क्षेत्र के वश में नहीं आएंगे, अधिकाधिक क्षेत्र में वश में नहीं आएंगे तो फिर ये हमारे जो कच्चे माल, जो उनको व्यवसायिक कृषि जो है वो उसको प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे, फिर समाज में सुधार नहीं करेंगे, संस्कृति में सुधार नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे अपने अनुरूप, तो लोग उनके कल्चर को नहीं अपनाएंगे, एडॉप्ट नहीं करेंगे, उनके रहन सहन को नहीं सीखेंगे, उनके खान पान के तौर तरीकों से परिचित नहीं होंगे, तो फिर उनके सामग्री को क्यों खरीदेंगे। इसलिए ये चरण इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लगभग यही बात यहाँ पे की है कि उस पहले जो प्राच्यवादी चरण के जो लोग थे, जैसे प्राच्यवादी में आपको विलियम जोन्स की बात की जाए तो विलियम जोन्स जो है, जो एक जज के, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद तैनात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब स्थापित थी। ये भाषाविद थे। भाषाविद का अर्थ है कि बहुत सारी भाषाओं के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये क्या, जब भारत आएंगे तो ये भारत में, भारत के जो फारसी साहित्य है या हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, और वहाँ उनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे वो क्या करेंगे, सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे धार्मिक आचार विचार के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हम पर शासन कैसे करेंगे। तो उस वक्त क्या करते हैं, वो काम करते हैं। इसमें देखिए इनका एक फिगर है, ये क्या है, ये भी टॉमस कोलब्रुक है, ये भी वही है। ये भी क्या करते हैं, भारतीय भाषा सीखते हैं, संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, भारतीय संस्कृति विरासत को समझने के प्रयास कर रहे हैं। और इनके द्वारा विलियम जोन्स और इन्होंने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने किया था, एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि टॉमस कोलब्रुक और जोन्स, विलियम जोन्स ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। अगर पूछा जाए एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विलियम जोन्स और नॉर्थब्रुक कोलब्रुक के द्वारा आपको बताना होगा आपको। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और पुरानी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। ये भी आप जान लीजिए, यहाँ विलियम जोन्स से आप ज्यादा ये भावनात्मक लगाव मत लगा लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त के जो भी विद्वान आ रहे हैं वो भारत का परिवेश जो है, भारत के लोग जो उनके लिए बहुत नए हैं, तो यहाँ के संस्कृतियों के थ्रू भारतीयों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान इत्यादि जो है उनके कल्चर को समझना चाहते हैं, उनको नोटिस करना चाहते हैं कि आखिर इनके व्यवहार और इनके तरीकों को अगर हम जान पाएंगे तो इन पर बेहतर तरीके से अपना शासन स्थापित कर पाएंगे। तो ये जो है इस चरण में ये इसका प्रयास कर रहे हैं। इसकी चर्चा हमने की थी। मदरसा की चर्चा की थी। मदरसा खोलने का कारण क्या था कि मदरसा के थ्रू क्या होता था कि अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। इनके द्वारा इसलिए खोला जा रहा है कि शुरुआत में चाहते हैं कि ये भारतीय धर्म और संस्कृति का उत्थान करे, लोगों को मन में ये व्याप्त हो जाए कि हमारे धर्म के प्रति इनका रुझान बहुत ज्यादा है, झुकाव बहुत अच्छा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे काम ये कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन मुख्य मकसद है कि वहाँ के विद्वानों को वहाँ जमा करना, उनसे सीखना, संस्कृति धर्म के बारे में जानना, ताकि हम पर बेहतर तरफ से
पकड़ उनके स्थापित हो सके। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कर दी। फिर आपको 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी एक डेट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। अब प्राच्यवादियों के बारे में जानिए। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहरा ज्ञान रखने वाले लोग को प्राच्यवादी कहा जाएगा। ये अंग्रेजी प्रशासन में जो है किसी न किसी मुख्य पद पर आसीन थे, उनमें से कुछ लोग थे इनको प्राच्यवादी विद्वान बुलाता है, जिसमें आपकी विलियम जोन्स की बात, कोलब्रुक की बात यहाँ पर की जा रही है। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता है उसको मुंशी कहते हैं। वर्नाकुलर के बारे में मैंने चर्चा की थी, फिर भी आप देख लीजिए, यह सब जो नए उनके लिए जरूरी है। यह सब आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भी आप जानेंगे, स्थानीय भाषा में छपने वाले जो पत्रिकाएं हैं उनको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा वहां पर क्या किया था, उनको रोकने का प्रयास किया गया था, उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। अब हम देखिए प्राच्यवादी जब है, अब जैसे ही व्यवसायिक चरण खत्म होता है और पूंजीवादी युग जो शुरू होती है, तो पूंजीवादी चरण में प्राच्यवादी पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाना जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली थी। अब जेम्स मिल का उद्देश्य जो है बदल चुका है, उस वक्त अंग्रेजों का उद्देश्य बदल चुका है। अब ये बात करेंगे कि हमें विज्ञान, प्रगति इत्यादि की चर्चा, पश्चिमी संस्कृति की चर्चा भारतीयों के बीच करनी होगी। भारतीयों को बताना होगा कि उनके धर्म, उनके रीति रिवाज से कहीं बेटर पश्चिमी विरासत है, पश्चिमी सांस्कृतिक विरासत को थोपना चाहेंगे, किसी भी तरह ये करना चाहेंगे। इनका साथ देने में लॉर्ड मैकाले की बात करेंगे। मैकाले जो है यहाँ पर इतना ज्यादा ये ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। इन्होंने कहा, मैकाले का कथन था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। इतना ज्यादा ये ईगो रखते हैं अपने संस्कृति और अपने धर्म के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने साहित्य के प्रति। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने एक डायरेक्ट निष्कर्ष पर चले गए, इससे कोई फायदा नहीं है। और यही महोदय हैं जिन्होंने अंग्रेजी के ज्ञान को भारतीयों से परिचित कराया। भारतीयों को की दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, कब? जब उनको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, ऐसा ही मानते हैं। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ये यहाँ पर हिडन चीज आप जानिए, ये इसलिए अपनी संस्कृति का प्रसार करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, ताकि अंग्रेजियत जो है यहाँ के भारतीय लोगों में, औपनिवेशिक लोगों में, मातृ देशों के बीच फैले और वहाँ के लोग अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखें, अंग्रेजी कल्चर को अपनाए और अंग्रेजी द्वारा जो वस्तुएं, जो तैयार माल आके यहाँ विक्रय के लिए रखी जाती है मार्केट में, उसको खरीदे, अंग्रेजी पोशाकों से अवगत हो पाए, उसके खान पान को अपनाए और अंग्रेजी दिखाए। ये इनका मूल उद्देश्य है, हिडन उद्देश्य यही है। लेकिन ये भारतीयों को सुधारने का नाम ले लेके बार बार अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा भी हमने कर ली थी। अब व्यावसायिक शिक्षा की बात, चार्ल्स डिस्पैच की बात की थी कि उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया था और व्यावसायिक शिक्षा का बोला था कि अगर व्यावसायिक शिक्षा होगी तो लोगों का विकास होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ उनका जीवन जो है, रहन सहन उच्च हो पाएगा। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि व्यावसायिक कृषि इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो चरण है पूंजीवादी चरण, इसमें कहीं ना कहीं ये उत्पादन और उत्पादन के क्षेत्र में संलग्न लोगों को चाहते हैं और व्यावसायिक अगर स्किल लेबर उनको नहीं मिल पाएगा तो उत्पादन में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यील्डिंग बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, कम समय में और कम खर्च में उत्पादन करने के लिए क्या करेंगे, व्यावसायिकता का अध्ययन की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे कि इन क्षेत्रों में प्रगति होगी तो एक स्किल लेबर इनके लिए तैयार हो पाएगा और भारतीय लोग जो हैं सस्ते श्रम के रूप में इंग्लैंड के इनपुट साबित हो पाएंगे। इसकी चर्चा ये यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य जो है व्यावसायिक शिक्षा का मूल जो उद्देश्य यही रहता है, ये आप जानिएगा। अब पार्ट 2 के तहत हमने ये बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर 19वीं सदी बंबई विश्वविद्यालय का एक फिगर देखिए उस वक्त बनाया गया था, तो उसकी एक फिगर आपको यहाँ दिखाएगी। अब नैतिक शिक्षा की मांग क्यों की जा रही है इनके द्वारा ये भी बताएंगे। नैतिकता की बात ये इसलिए करेंगे कि यहाँ समाज में जो झगड़े हैं या तरह तरह के अंधविश्वास है उनको दूर करने के लिए नैतिकता की जरूरत है बताएंगे। अपनी नैतिकता की बात ये नहीं करेंगे कि ये शोषण कर रहे हैं, देश उपनिवेशों का की संपत्ति को अपने देश में ले जा रहे हैं, यहाँ पर व्यापक गरीबी, भुखमरी, अकाल इनके कारण पड़ रही है, ये बात नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि यहाँ के लोगों को अगर नैतिकता का पाठ पढ़ा जाए
सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए, रहने सहने खाने पीने की कला सिखाई जाए, तो ये लोग जो हैं बहुत ही सभ्य साबित होंगे और अंग्रेजियत कल्चर को अपनाएंगे। तो ये बात ये करना चाहेंगे। ठीक है, नैतिक शिक्षा की मांग क्या है ये देखती है। 19वीं सदी में, यहाँ देखिए 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पथ में दिया है तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। अब ईसाई धर्म वाले जो लोग हैं वो तो उनके हाथ में तो क्रॉस है, वो बार बार ये चाहते हैं किसी भी तरह ईसाई जो लोगों को ईसाई बनाया जाए। ईसाई बनाने क्या करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे। नैतिकता की बात के लिए क्या करेंगे कि उनको चरित्र में सुधारने का ठेका हमें दे दिया जाए और चर्च के द्वारा ये क्या करेंगे, अधिकाधिक धर्म का प्रचार करेंगे। तो ये नैतिक शिक्षा की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो फिर जरूर पूछिएगा हमसे। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधि के विरुद्ध थी। कारण है कि उस वक्त व्यापार विनिवेश का काल था और अगर उस वक्त सीमित मात्रा में लोग थे, अगर उस वक्त ईसाई धर्म के प्रचार यहाँ होते तो यहाँ लोगों की संख्या इतना ज्यादा थी और ये लोग विरोध करते और शुरुआत में ही इनका जो है मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उस वक्त ईसाई धर्म के प्रचार को रोक दिया गया उनके द्वारा, खासकर महारानी का आदेश भी नहीं हुआ और वहां पर ब्रिटेन में इसका विरोध हुआ। लेकिन 1813 के बाद आप देख रहे हैं कि 1765 में इलाहाबाद के संधि के साथ ही बंगाल पर उनका कब्जा हो चुका है। मैसूर इत्यादि, हैदराबाद, अवध, ये सब कहीं ना कहीं ये इनके अंतर्गत हो चुके हैं। कुछ जो बातें हैं, कुछ और भी सुधार जो होने वाले हैं वो 1813 से पहले इनके अंदर इतना प्रशासन पर इतना पकड़ हो चुका है, लोगों पर इतना पकड़ इनकी हो चुकी है कि ये अब कुछ भी कर सकते हैं और इनको अब डर नहीं है। तब क्या करेंगे, 1813 के बाद ये क्या करेंगे कि ये ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो प्रेशर डालेंगे ब्रिटेन के लोगों पर, व्यापारियों पर, वहां के राजा पर, वहां के प्रशासन पर। तब उनको आदेश मिलेगा ठीक है आप धर्म प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको हिदायत कुछ दी जाएगी। उसकी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ देखिए, कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। यह बंगाल की बात हो रही है। तो यहाँ पर शुरुआत में विरोध का कारण क्या है, मैंने वही बताया कि उनको डर था, अंग्रेजों को, ब्रिटिश कंपनी को डर था कि अगर शुरुआत में ही हमने इनके धर्म में, संस्कृति में छेड़छाड़ किया तो ये विद्रोह कर देंगे और हम यहाँ पर शासन नहीं चला पाएंगे, अपना व्यापारिक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पर उनको उस वक्त रोका गया था। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा का प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी, क्योंकि धार्मिक मामले देखिए कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर ही वहां ज्यादा विद्रोह हो पाया था। तो उन्होंने आनाकानी की। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने देख लिया था एक कैसे ये आंदोलन जो है अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुके थे। तो ये अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, उनके धर्म में इत्यादि में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनके स्थानीय प्रशासन, इन जमींदार जो तत्व है उनका भी हम सहयोग करेंगे, सहयोग की नीति अपनाएंगे। इसलिए उसके बाद ये मना कर देंगे कि नहीं, आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं जाएगी। ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की, अब ये मिशन की स्थापना करेंगे। इनका उद्देश्य क्या होगा बताइए? इनका उद्देश्य होगा मिशनरीज का प्रसार, शिक्षा के माध्यम से ये ईसाई बनाने का काम कर रहेंगे। कलकत्ता के पास सोनीदर पर श्रीरामपुर कॉलेज है। यहाँ पर देखिए इस कॉलेज का फिगर है। अब देखिए, अब हुआ कि जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, इस पर आपकी नजर जरूर जानी चाहिए कि आखिर जब यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम इत्यादि को लेकर डिबेट हुए और वो अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता मिल गई और प्रायोरिटी के रूप में वो प्रथम स्थान पर रहा, तो फिर स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? स्थानीय पाठशाला क्या चल रही है या उनको फंडिंग किया जा रहा है या उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? कि आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। इसके लिए एक रिपोर्ट है, विलियम एडम की रिपोर्ट, इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी
लाख से भी ज्यादा थी। सोचिए, ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा प्रणाली यहाँ पर मौजूद थी। इसके बारे में हम जानते हैं, गुरुकुल परंपरा आप जरूर जानते होंगे भारत के बारे में। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूल में उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीजें उस समय पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों के हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये गुरुकुल प्रणाली की यहाँ बात कर रहे हैं, एडम साहब की रिपोर्ट यही बता रही है। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल जो होता है, वो जो फीस है वो प्रैक्टिकल बहुत है। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। मतलब गुरुकुल परंपरा का ये पिक्चर एक देख लीजिए आप। मैं पिक्चर दिखा के फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए, यहाँ एक झोपड़ी में गुरुजी हैं और ये 3 गुरु यहाँ पर बहुत सारे शिष्य जो पढ़ रहे हैं। एक ग्रामीण पाठशाला या फ्रांसवा सोल्मी नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिरी में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो उस वक्त की शैक्षणिक प्रणाली थी वो गुरुकुल परंपरा में थी। जो धनाढ़ लोग थे उनको ज्यादा फीस देनी पड़ती थी, जो गरीब थे बहुत बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती थी। पूरी तरह से गुरु पर डिपेंडेंट था कि उनको क्या शिक्षा देना है। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकता के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद जाती थी क्योंकि जरूरत थी कृषि में बच्चों की और लोगों की, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम था यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। मतलब सुविधा के अनुसार से अपने जीविका को देखते हुए शिक्षा की प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, तो इससे आप यही सीख पाएंगे कि यहाँ पर जो शैक्षणिक व्यवस्था है, एडम साहब ने महसूस किया कि 20 लाख लगभग आबादी उस समय बिहार बंगाल के क्षेत्र में ये परंपरा मौजूद थी और लोग कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े जरूर थे। अपनी जीविका को देखते हुए कृषि का समय निकाल कर और भी गतिविधि जो उनकी उनकी उनको करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, नई दिनचर्या नई नियम, इसके बारे में बात करते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। उच्च शिक्षा क्यों, अब बताइए। उच्च शिक्षा में क्या होगा कि उनका थोड़ा ब्रेन वॉश किया जाएगा। अंग्रेजियत जो है, मैं बार बार अंग्रेज की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, अंग्रेजियत से आप समझिए कि अंग्रेजों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बातचीत का तरीका, ये सब अंग्रेजियत में मैं शामिल कर ले रहा हूँ। उनको फैलाना है तो उसके लिए उच्च शिक्षा जरूरी है। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। मतलब सुविधाओं का विस्तार वहां चाहते थे कि बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाए और कुछ दिनचर्या तय किया जाए, कुछ रूटीन कर दिया जाए ताकि शिक्षा चलते रहे। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, क्योंकि यह स्थानीय भाषा में के जानकार थे, संस्कृत के जानकार थे और स्थानीय भाषा में शिक्षा दे सकते थे। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजे और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाए। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगी और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ की बात यहाँ पर की जा रही है। बच्चों से उम्मीद की जा रही है कि वो पंक्चुअल होकर पढ़ाई करे, समय समय पढ़ाए। पहले एग्जामिनेशन नहीं होती थी, अब एग्जामिनेशन का एक रूटीन तय किया गया कि वार्षिक परीक्षाएं होंगी, टेस्ट होंगे, उसके अनुसार उनके मार्क्स आएंगे। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो प्रणाली पढ़ रहे हैं, उस प्रणाली की शुरुआत संभवतः उस काल में ही हुई होगी। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी, क्योंकि इनको अपने अनुरूप काम चाहिए था, ना कि स्वतः कोई काम कर रहा है, शैक्षिक काम कर रहा है, उसको ये फंडिंग नहीं करते थे। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाले पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। चूंकि उनको फंडिंग दिया जाएगा, उनमें इंफ्रा का विकास होगा, उनके पास वैसी कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए उनकी विकास जो है रुक जाएगी।
इस नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ, पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे ही पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। आपने देखा था, पहले मैंने पढ़ा कि कृषि कार्य के समय पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी, ताकि कृषि कार्य में लोग जुड़े, बच्चे कृषि से जब निवृत्त होते थे शिक्षक भी, तब फिर से पाठशालाओं का आयोजन शुरू होता था। लेकिन अब जो है वैसी बात नहीं हो रही है। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाए। अब कटाई के मौसम में बच्चों को स्कूल जाना आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेत में काम करने जाया करते थे, और कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। कारण है कि एक तरफ अगर फायदा हुआ कि इन्होंने इंफ्रा का डेवलपमेंट किया, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया, स्कूल के बिल्डिंग्स बनाए, रूटीन तय किए, शिक्षक की जवाबदेहिता तय कर दी। दूसरी तरफ इनका पारंपरिक जो रूप है बच्चों का, जो कृषि कार्य में संलग्न थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको हानि हुई, चूंकि वो पंक्चुअल नहीं रह सकते थे। एक तरफ उनके साथ ये हानि हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या है, इस पर भी चर्चा की गई। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत में ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा को भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। यहाँ ये जो है समाज सुधारक, वैसे लोग समाज सुधारक लोग हैं जो चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा का लाभ मिले, और शिक्षा के लाभ के लिए वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि लोग जो है शिक्षित हो सके। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बाद आप हम आगे अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर इस तरह के लोगों में से थे। आइए देखने उनका क्या कहना था। महात्मा गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं, रविंद्र टैगोर क्यों विरोध कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं, उन महात्माओं में से हैं जो मानते थे कि अगर हम पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा को हम हस्तगत कर लेते हैं तो हमारी मूल शिक्षा, मूल प्रणाली जो है कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी, हम उनके गुलाम बन के रह जाएंगे, हमारी सोच जो है उन पर निर्भर हो जाएगी। तो ये लोग, इनका कुछ अलग तर्क है, इनके चर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी शिक्षा में गुलाम बना दिया है, ये कर रहे हैं महान लोग। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतम मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है। क्यों कह रहे हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिमी से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया था कि वे शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दे और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी का आप समझाइए, महात्मा गांधी जो है ये कह रहे हैं कि अगर आप अंग्रेजी शिक्षा को मानेंगे, अंग्रेजी शिक्षा पर चलेंगे, तो अंग्रेज चाहते हैं कि वो आपको जो है अपने प्रशंसक बना दें, अपने रीति रिवाजों में ढाल दे, ताकि आप अंग्रेजियत को प्रशंसा करने लगे, अंग्रेजी शासन को वैध ठहराने लगे। इसमें क्या होंगे, बहुत लंबे समय तक गुलाम रहेंगे। इसकी बात ये कर रहे हैं गांधी जी, इनसे हमें बचना है। ठीक है। महात्मा गांधी की दृढ़ मानता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बनाती, क्योंकि अंग्रेजी का कोई सरोकार है ही नहीं। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्हें अपनी भूमि भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। मतलब कुछ लोग जो है अंग्रेजी अगर पाठशाला में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं और अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए अंग्रेजियत को झाड़ने लगते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो गाँव के लोग बोलते हैं कि बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेज बन गया। उस वक्त वो चीज ज्यादा थी। क्यों थी? कि वो जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो लोग थे वो गांव से कटने लगे थे, अपनी संस्कृति से कटने लगे थे, वो अंग्रेजियत उनमें झलकने लगे थे, उनके वेशभूषा में, उनके खान पान में, रहन सहन में, तो वो अपने समाज से दूर होते जा रहे थे। महात्मा गांधी ये कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसने पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों, व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी ने बहुत ही सटीक तर्क दिया है कि वहां पर पाठ्य पुस्तक तो आप कंप्लीट करवा देंगे, एग्जामिनेशन ले लेंगे, लेकिन वहां जो जीवन के अनुभव हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसकी चर्चा वहां पर नहीं होती है। अनुशासन की चर्चा होती है, लेकिन अनुशासन सिर्फ स्कूल तक सीमित है। जीवन में जो अनुशासन की जरूरत है उसको वो पूर्ति नहीं कर पा रही है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि आप किसी चीज को पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, तो शिक्षा उसको नहीं मानते हैं। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं।
और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं, उससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहे हैं गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कस्तूरबा विद्यालय का भी जो हम देखते हैं कि शुरुआत की गई थी वो इन्हीं कारणों से की गई थी। ये मानते थे, आचार्य गुरुदेव जो थे ये भी मानते थे, गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज जो है शिक्षा जो दे रहे हैं वो अपने लाभ के लिए दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीयों को अपने बहुत लंबे समय तक हम गुलाम बना पाए। तो इसका ये बार बार इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की टोली से बैठे हैं 1940 में। तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास हो रहा है कि स्थानीय शिक्षा के लिए कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे, उन विरोध वाले तत्वों में गांधी जी भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि ये हमारे लिए हमारे अनुरूप नहीं है। अब थोड़ा यहाँ अरविंद घोष के बारे में देख लीजिए, इनका क्या कहना है। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने संभाषण में, मतलब भाषण में, राष्ट्रीय शिक्षा को बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला कि छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मतलब ये सुलभ है और सुबोध है, लोग समझ सकेंगे, क्योंकि लोग बहुत दिनों से उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी थी, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। अरविंदो ने इस पर बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभवों का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इन्होंने दोनों बात की कि आप देसी जो शिक्षा है उसको भी अपनाइए और प्लस विदेशी जो तकनीक है उसको भी अपनाइए, और विदेशी तकनीक को उस मात्रा में अपनाइए जिससे आपका विकास हो सके। तो अरविंद घोष दोनों के समर्थक है, लेकिन विदेशी जो शिक्षा है उसको प्रैक्टिकल ज्ञान को मानना चाहता है ताकि जीवन में प्रगति हो सके, उसकी बात ये कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखना चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। मतलब स्थानीय आजीविका का जो स्रोत है रोजगार के लिए, वो स्थानीय जो स्किल्ड जो है, स्किल भी उनको आना चाहिए, स्किल की स्टडी होनी चाहिए ताकि वो किसी समय में अपने जीवन में बेरोजगार जो है बेरोजगार न रह सके और वो जीवन को चला सके आजीविका के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इन तीनों विद्वानों ने लगभग वही बात की है जिससे क्या हो, भारतीयों का कल्याण हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक महात्मा गांधी जो पत्र लिखे उसके बाद देखिए, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। इस पर कभी क्वेश्चन भी, अब निबंध आपको सीधे टॉपिक उठा के दे देगा, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। इस पर 300 शब्दों में निबंध लिखे, कैसे लिखेंगे? तो आप जरूर गांधी जी का एक कथन कोट जरूर कर दीजिएगा कि गांधी जी का कथन है। उसके बाद उसको बताएंगे कि शिक्षा से सिर्फ हम क्या पा सकते हैं, बुद्धि उद्धि पा सकते हैं, लेकिन जीवन में उसके जब तक उसको हम व्यवहारिक रूप में नहीं उतारेंगे, पाठशाला को जीवनशाला में नहीं उतारेंगे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। पाठशाला में हम सीखते हैं और जीवन जो है उसका प्रयोगशाला होना चाहिए। जब तक आप उसको प्रयोगशाला के रूप में नहीं उतारेंगे, पाठशाला का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। गांधी जी ने क्या लिखा है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया सके। मतलब ये कहते हैं कि कोई बच्चा है तो उसके शरीर, उसके दिमाग और उसकी जो भावना फीलिंग्स है वो उसमें श्रेष्ठ तत्वों का समावेश हो, वो बाहर निखर के आए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। वो साधन मानते हैं, साध्य नहीं मान रहे हैं। वो शिक्षा को क्या मान रहे हैं? साधन मान रहे हैं। तो शिक्षा गांधी जी के लिए क्या है? साधन है। और साध्य क्या है? साध्य है जो समाज में शिक्षा का जो शिक्षा का जो एब्रोड उपयोग कर पाएंगे वो साध्य है। जीवन में उससे क्या लाभ कमा पाएंगे उसको गांधी जी साध्य के रूप में बोलेंगे। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उनसे उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञान हो जिसका अप्रोच ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो वो जो है प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाए बच्चे और उसका प्रयोग कर सके। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्रिएटिव माइंड की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है बच्चों में, तभी इसका विकास हो पाएगा। अब देखिए जैसे से राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है और इसके प्रयास भी शुरू हो चुके हैं।
प्रयास के तौर में देखिए टैगोर का शांति निकेतन इसी के प्रयास के तरह दिखेगा। आप यहाँ देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो इनके ये भाई साहब वो भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी कला को प्रश्रय दिया। नंदलाल बोस जो है उन्हीं के विद्यालय में पढ़े हुए थे, यहाँ शांति निकेतन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो देखिए कि वहां पर कल्चर के विकास के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, तकनीक के विकास के लिए भी शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है। और इन स्थानीय लोगों ने क्या किया, भारतीय लोगों ने क्या किया, शिक्षा के विकास के लिए एक माहौल बनाया और उसको सफल बनाने के लिए कार्य भी किए। अब देखिए टैगोर का जो शांति निकेतन उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप इस बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? इसके बारे में एक प्रश्न के जरिए आपसे एनसीईआरटी पूछा जा रहा है, पूछा जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे, स्वैच्छिक ये जीवन जीना चाहते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे क्या हो सके, खुश रह सके। देखिए खुशी पाठ्यक्रम आजकल दिल्ली सरकार ने लागू किया है। खुश रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टैगोर मानते थे कि जब वो बच्चे थे तो वो बर्डन लाइफ जी रहे थे। बचपना जो उनका था बर्डन की तरह था, उनको मन स्कूल में नहीं लगता था, उनको लगता था कि एक जेल है, कैद है। वो मुक्त और स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहते थे। तो ये ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहते थे जहां बच्चे खुश रह सके, जहां मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की शिक्षा व्यवस्था कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की इच्छा, जिज्ञासा जो उसको बोलते हैं, विकसित करने में मदद करे। मतलब टैगोर कह रहे हैं कि जो टीचर हो वो भी व्यवहारिक ज्ञान वाला हो और व्यवहारिकता को सिखाए बच्चों में, कि बच्चे को अपने गुण को कैसे बाहर लाना है, गुण को कैसे मिटाना है, अपने गुण का प्रदर्शन कैसे करना है, सामाजिक रूप से उसका उपयोग कैसे करना है, जीवन में उसको किस तरह उतारना है, उसकी कल्पनाशीलता जो है बच्चे कैसे डेवलप कर पाए, उसके लिए जो टीचर है उनका क्या उनका योगदान क्या होगा, इसकी चर्चा वो करना चाहते थे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। कहने का अर्थ है कि एक सिलेबस का बर्डन इत्यादि पढ़ाई और जेल टाइप की जो माहौल है वो बच्चों की जो आंतरिक निखार उसको नहीं होने देते हैं। उनके आंतरिक जो भी उनकी आत्म व्यक्ति है, जिसको इंट्यूटिव लर्निंग बोलते हैं, इंट्यूटिव लर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाती थी। वो टैगोर मानते थे कि ऐसी व्यवस्था स्कूल में नहीं थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 मीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से बड़ी शांति निकट दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनता मेरा को और विकसित कर सकते थे। मतलब उन्होंने जंगल के एक ऐसे शांति परिवेश, शांत वातावरण था, उनको क्या किया, अध्ययन के लिए या अध्यापन के लिए एक जगह के रूप में उनको चुना और सोचा कि यहाँ पर अगर हम कोई स्कूल खोले, इससे क्या होगा, ज्यादा फायदा होने वाला है और बच्चे अपने मेधा का विकास कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक ही जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। अब कहीं पूछा जाए कि गांधी जी और टैगोर के विचार में, शिक्षा के विचार में है, वो क्या समानताएं हैं और क्या असमानता है, तो समानताएं तो बता देंगे। असमानता क्या है, तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी और साइंस टेक की जो है ना उसके कट्टर आलोचक है। वो मशीनीकरण की बात नहीं करते हैं, वो ग्रामीण स्वराज की बात करते हैं और स्थानीय शिक्षा की बात करते हैं। वो कभी मशीनी युग की बात ही नहीं करते हैं। लेकिन टैगोर है उनसे विपरीत। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का अनुसरण चाहते थे। मतलब मानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत है भविष्य में, और साइंस टेक को भारतीय परंपरा के अनुरूप ढाल के पढ़ना चाहते हैं। उन्हें शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो यही इनमें अंतर है कि वो साइंस के खिलाफ थे और साइंस के लिए समर्थक है। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा के बाद स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, जिसको हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा नीति की बात की। अब तो खैर हमने यहाँ पे यूजीसी की बात कर रहे हैं, उसके बाद एनटीए आ गया, मतलब अभी भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप जरूर जानते होंगे। करंट का ये टॉपिक, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे हैं बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। महिला विद्यालय, बालिका विद्यालय की कॉन्सेप्ट जो है शुरू होने लगी थी। ठीक है, तो हमने इसमें शिक्षा के बारे में, शिक्षा के माध्यम के बारे में, शिक्षा का उपयोग कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने यहाँ पर इस चैप्टर में हमने पढ़ा। और इसमें ये हमने विचारों में पढ़ा कि अंग्रेज जो है वो शिक्षा को आधुनिक शिक्षा की प्रणाली जो है अपने अनुरूप करना चाहते थे, जबकि स्थानीय जो भी विद्वान थे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे जो विद्वान हैं, वो शिक्षा तो चाहते हैं लेकिन देसी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। और अंग्रेजी शिक्षा जो है, पश्चिमी शिक्षा में उन्हीं तत्वों को समावेशन चाहते हैं जिससे विज्ञान और जिससे क्या हो, हमको भारतीय परिवेश में उसका लाभ हो सके भविष्य में, इसके लिए वो उत्सुक है। लेकिन गांधी जी कौशल, साइंस, टेक, विज्ञान, वैज्ञानिक शिक्षा के घोर विरोधी रहे हैं। वो मशीनीकरण के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोबोट, इंसान को रोबोट बना देने से यहाँ की आजीविका छीन जाएंगी, लोगों के जो मूल गुण है वो खत्म हो जाएंगे। तो गांधी जी का एक अपना तर्क है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उससे थोड़ा सा सहमत है। उनसे सहमत होने का कारण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि कला में भी रुझान रखना है, पेंटिंग भी सीखनी है और साइंस और टेक के बारे में जानना है, भारतीय परिवेश के अनुसार उसको ढालना है ताकि हम विकसित हो सके। इसकी हमने चर्चा की। अब एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहता हूँ, ये प्रश्न आप जरूर इसको लिख के आप जरूर शेयर कीजिएगा कि महात्मा गांधी देसी शिक्षा पर, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा पर महात्मा गांधी को एमजी लिख रहा हूं, और रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर के विचारों में अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, इस सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एनसीईआरटी टाइप का। आप इसको जरूर लिख के हमको जरूर आप भेजिएगा, मेल कीजिएगा। मैं उसको देखूंगा कि आप लिखने में सक्षम है या नहीं। आप जानते सब है, बस लिखने की बस एक कोशिश करनी है आपको। अब अन्यत्र हम पढ़ते हैं। अन्यत्र में देखिए, सब करने के लिए शिक्षा की बात की जा रही है। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। आज भारत में अनिवार्य शिक्षा है कि नहीं, आप बताइए। टॉमस आर्नोल्ड और इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे, विचारक थे ये। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यक्रम में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हमें भाषाओं, इतिहास, कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते थे। इनका कहना है कि हम जो है भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा पास्ट का जीवन, अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें पर नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये मान के चलते हैं कि बच्चों को ये पता होना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। मतलब ये नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये विचार की बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं, अनुशासन परक शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, तो आप जरूर बताएंगे। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है, मतलब ये एनसीईआरटी जो हम क्लास 8 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8 का हमने ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो रहा है। चैप्टर 7 जो है इसका पार्ट 2 हमने कर दिया। तो चैप्टर 7 जो समाप्त हो रही है, तो अब चैप्टर 8 में तो आएंगे। लेकिन इससे भी आपको ज्यादा ये सूचना दे दूं कि अगर भी अभी भी आपको कोई दिक्कत है, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जो नए बच्चे वो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा ताकि इसको लिंक कर पाइएगा। दूसरा, अगर आप दिक्कत है फिर भी आप कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, लाइव रहते हैं, पंक्चुअल है, तो बहुत खुशी होती है। कम से कम वो शिक्षा के प्रति जरूर जागरूक है और शिक्षा की अलग उनके हृदय में जल रही है, और यही अलग उनको सफलता दिलाएगी, क्योंकि यही रोशनी जो है उनको रोशनी की तरफ ले जाएगी और वो सफल होंगे, एक अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे, एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करेंगे।
ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। एक और रिक्वेस्ट लास्ट में कर देता हूँ कि अभी भी जिन लोगों ने चयनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चयनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत सारे प्लान और भी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी सूचना भी नोटिफिकेशन के जरिए आपको जाएगी, तो आप देख पाएंगे। और अपने अभिन्न मित्रों के साथ शेयर करते रहिए यार। शेयर करने में कितना समय लगता है, आप बहुत सारे सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब 24 घंटा का जो आपका रूटीन होता है एक दिन का, उस रूटीन में कुछ समय तो हम भी गुजारते हैं। आप जाना भी चाहिए मनोरंजन के दृष्टिकोण से, क्योंकि लेजर टाइम में क्या करेंगे। इसी क्रम में आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, इसका मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ। इससे फायदा उन बच्चों को भी होगी जो डिजिटल फॉर्म में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और भी क्लास करना चाहते हैं इस चयनगढ़ आईएएस के साथ। दोस्तों ये काम जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और फिर अगले वीडियो में आपके साथ एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।